अच्छा जी, कल होमवर्क में सवाल दिया था, उसकी आखिरी एडजस्टमेंट निकालें। पेज 647, पेज 647, पॉइंट नंबर 4। ऑन 30 सितंबर 2016, 30 सितंबर 2016 को साल खत्म होने से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने पहले GL acquired a plant, पेज 647। ऑन 30 सितंबर 2016 GL acquired a plant, GL ने एक प्लांट एक्वायर किया है। अच्छा मुझे बताएं, अगर GL ने प्लांट एक्वायर किया है तो बेचा किसने होगा? SL ने। अच्छा इतनी सी बात जो है ना, बस इतनी सी बात मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इतनी सी बात हाईलाइट करके अग्रीड, दोबारा पढ़ लें। GL एक्वायर्ड प्लांट, GL ने प्लांट खरीद, जल्दी जरा बैठकर। GL एक्वायर्ड प्लांट, GL ने प्लांट खरीदा, तो सेलर जरा बताएं कौन होगा? SL होगा। तो SL बुक्स हेडिंग दे दी मैंने, और SL की बुक्स में प्लांट की डिस्पोजल होगी। आगे पढ़ें। फ्रॉम SL, SL से इसने जो है वो खरीदा है। इन एक्सचेंज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के बदले, इसका मतलब है फिर बिल्डिंग किसने बेची होगी? GL की बुक्स खोल के डिस्पोजल का अकाउंट बनाएं, किसका? बिल्डिंग का। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें प्लांट की कॉस्ट क्या है? प्लांट की कम रिडक्शन 60। ओके, बिल्डिंग की कॉस्ट 240, बिल्डिंग की कम रिडक्शन 130। एक्सचेंज प्राइस या फेयर वैल्यू, इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इनकी वही है जो एक्सचेंज की प्राइस है, यानी दोनों चीजें 120 की थी। मुझे बताएं आमतौर पे एसेट बेच के क्या आता है? कैश। आमतौर पे एसेट बेच के क्या आ रहा है? कैश। लेकिन इस सवाल में एसेट बेच के क्या आ रहा होगा? एसेट। मिसाल के तौर पे अगर मैं प्लांट बेच रहा हूं तो मुझे क्या आ रही होगी? बिल्डिंग। कितने वाली? 120 वाली। और अगर ये बंदा बिल्डिंग बेच रहा है तो इसे क्या आ रहा होगा? प्लांट आ रहा होगा। कितने वाला? 120 वाला। बस अब आगे गेन और लॉस निकालना है। लॉस उल्टाना मैंने कभी सिखाया नहीं हुआ, वो जरा ट्राई कर लेते हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह गेन उल्टाना है उसका उल्टे तरीके से ही होगा, वो जरा ट्राई कर लेते हैं, वो अगली बात है। पहले जरा गेन लॉस आप निकाल के बता दें कितने। प्लांट में लॉस आ रहा है, P&L डेबिट डिस्पोजल, ये लॉस है 20 का। इधर क्या आ रहा है? 10 का गेन आ रहा है। चलिए, जो हजरात लेट आए हैं एक दफा तसल्ली से यहां तक समझ लें। सिर्फ ना इतनी सी बात से सब कुछ क्लियर हो गया। GL एक्वायर्ड अ प्लांट, GL ने प्लांट, इधर देखें ना, GL एक्वायर्ड अ प्लांट, GL ने खरीदा, तो सेलर कौन होगा? SL ने फिर प्लांट डिस्पोज किया, तो SL की बुक्स में डिस्पोजल ऑफ प्लांट अकाउंट खोल लें, और फिर इंप्लाइड बात है कि GL की बुक्स में डिस्पोजल ऑफ। इसके बाद 1 2 3 4 फिगर्स उठा ली मैंने, और आमतौर पे बेच के कैश आते हैं। कैश की बजाय क्या आ रहा है? उसको बिल्डिंग आ रही होगी, इसको प्लांट आ रहा होगा। इन द एंड हम निकाल लेंगे गेन लॉस। अब भाईजान हमने जो खेलना है ना, वो सिर्फ गेन लॉस से खेलना है, जिसको मैं स्काई ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूं। अब हमने खेलना सिर्फ किससे? गेन लॉस से। ग्रॉस गेन बताएं। ओके ओके। ग्रॉस लॉस बताएं। जो जिसकी किताबें हैं उसको उसी में रखें ना, यहां पे लाइन दरमियान में लगा दें। ग्रॉस गेन बताएं 10। डिप्रिसिएशन दोनों सूरतों में लेस कर दें, डिप्रिसिएशन दोनों सूरतों में लेस कर दें।
यानी गेन से नेट कर दें। ये डेप्रिसिएशन होती है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल टिल कंसोलिडेशन डेट जी। 20 अब आप मुझे बता दें प्लांट का रेट क्या है, प्लांट का रेट क्या है, प्लांट का 20% और बिल्डिंग का 5%। ये गेन किसका है? बदले में तो बिल्डिंग आ रही है, इस बात को छोड़ दें। ये गेन किसका है या लॉस किसका है? तो फिर रेट भी किसका यूज होगा? प्लांट का। ये गेन लॉस किसका है? बिल्डिंग का। तो रेट भी बिल्डिंग का। तो 20 इंटू 3/12 और 10 इंटू 3/12 ये कितना आ गया? 0.13। सोल्यूशन में कितना था? 0.1 या 0.13? 13। ये आ गया 9.87। गेन को उल्टाने की एंट्री बोलें, गेन को उल्टाने की एंट्री। अदर इनकम नहीं, सीआरई और एसआरई के चक्कर में मैं उस वक्त पढ़ूंगा जब मैं ऊपर जाके देख लूंगा किसकी बुक्स हैं। फिलहाल मुझे गेन को उल्टाने की एंट्री बताएं। अदर इनकम डेबिट, पीपी क्रेडिट। लॉस को उल्टाने की एंट्री बोलें, लॉस उल्टाने की, लॉस रिकॉर्ड लॉस डेबिट करके होता है, लॉस को उल्टाने की एंट्री बोलें। लॉस या एक्सपेंसेस, जो मर्जी आपको अच्छा लफ्ज लगे, इट्स अप टू यू। लॉस या एक्सपेंस क्रेडिट तो पीपी डेबिट। गेन को उल्टाने की एंट्री जल्दी बताएं। अदर इनकम डेबिट तो पीपी क्रेडिट। और लॉस को उल्टाने की एंट्री, लॉस डेबिट नेचर का अकाउंट होता है, उल्टाने के लिए क्रेडिट करेंगे। लॉस क्रेडिट तो पीपी डेबिट। अच्छा, अब मुझे अमाउंट्स बता दें। 9.87। ये बुक्स किसकी हैं? पेरेंट की। जीएल पेरेंट है ना, तो इधर क्या कर दें? सीआरई। वो बुक्स किसकी हैं? सब्सिडरी की, तो इधर क्या कर दें? एसआरई। न्यूमेरिकल के मुंह के ऊपर सिर्फ ये ग्रीन में जो हाईलाइट हुई हैं ये चीजें जानी है, नोट करें। लॉस को उल्टाने की एंट्री हमने पहली दफा देखी है। हाँ जी ठीक है, तो नहीं बताता हूं जी। फोटो लेने आया, कोई बात करने आया? अच्छा वैसे ही मैं थोड़ा परेशान, मैंने पता नहीं कुछ। सर ये कल आपको क्वेश्चन करवाया था कि मार्केट वैल्यू शेयर की इन्वेस्टमेंट की थी और शेयर कैपिटल की थी। तो शेयर प्रीमियम की बैलेंस निकाली थी, उसको लॉजिक में करवा दिया। अच्छा, वो जब सवाल करेंगे तब कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन लाइफ वगैरह में भी कनेक्ट की गई। और कोई सवाल? अच्छा भाई, एक सवाल तो ये है कि सवाल में बैलेंस शीट डेट है, 3 सवाल बच्चों ने पूछे हैं, उनके जवाब सुन लें। बैलेंस शीट डेट है 31/12/16 और एक्विजिशन डेट है 1 अप्रैल 16। तो जिस वक्त हमने फिक्स्ड एसेट की डिस्पोजल देखी है ना, तब हमने एक्विजिशन डेट नहीं देखनी कि पेरेंट ने सब्सिडी को कब खरीदा है। तब हमने 2 डेट्स देखनी है, कंसोलिडेशन डेट देखनी है और डेट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट देखनी है। डेट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है 30 सितंबर 16 और कंसोलिडेशन डेट है, यानी कि बेचने वाले ने बेचा कब? 30 सितंबर 16 को। तो खरीदने वाला कितने अरसे से डेप्रिसिएशन, अगर गेन आया हुआ है तो हाई प्राइस पे रिकॉर्ड करा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस एतबार से देखना होता है। आपको क्लियर हो गया? आपने इसी सवाल के एंगल से पूछा था ना, इसी एडजस्टमेंट के एंगल से। तो इसलिए डेट ऑफ सेल से बैलेंस शीट डेट तक हमने डेप्रिसिएशन निकालनी होती है। जब फिक्स्ड एसेट की डिस्पोजल होती है तो मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि मैंने सब्सिडरी को कब खरीदा था। हाँ, अगर कोई बिल्डिंग वगैरह रीवैल्यू हो रही है तो उसमें मुझे जरूर कंसर्न होगा कि मेरी जो बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही है ये तो एक्विजिशन डेट के ऊपर हो रही है ना, तो इसकी डिडक्शन कब से कब तक निकालूंगा? एक्विजिशन डेट से लेके डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट तक, कंसोलिडेशन डेट तक। लेकिन इसके अंदर रेट हमें अवेलेबल नहीं था, रिमेनिंग लाइफ अवेलेबल नहीं थी, वो मजबूरन हमने फिर बिल्डिंग की यही वैल्यू यूज कर ली थी। अच्छा, पहली बात मेरी होगी। दूसरा सवाल इन भाई का था कि लॉस तो नेगेटिव चीज है, तो डेप्रिसिएशन आप इसमें से नेगेटिव कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? पहले तो सुन लें जो करना है।
आपने बनाना है डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट बना के या आएगा गेन या आएगा लॉस, उसको आपने पॉजिटिव नेगेटिव लेके नहीं चलना। आपने जर्नल एंट्री में इंशाल्लाह इस इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट हम कर लेंगे कि ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी गेन को प्लस साइन के साथ, लॉस को नेगेटिव साइन के साथ लिखने की कोई चक्कर नहीं है पेपर में। ग्रॉस गेन, ग्रॉस लॉस, इन दोनों को लिख लेना। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है, इसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है। माइनस का मतलब है नेट हो रही है, माइनस करने का मतलब है नेट हो रही है। तो नेट करने के बाद फिर जो नेट फिगर बचेगी उससे आपने गेन उल्टाने की एंट्री सोचनी है, अदर इनकम डेबिट। तो बाय डिफॉल्ट दूसरा फैक्ट, जैसे इंपेयरमेंट लॉस डेबिट होता है तो गुडविल क्रेडिट, जैसे सीआरई डेबिट होती है तो स्टॉक क्रेडिट। तो दूसरा फैक्ट तो हमें पता चल जाता है किस पे जाना है, डिस्कशन ही पीपी की हो रही है। तो गेन उल्टाने की एंट्री, गेन है उल्टाने की एंट्री, इनकम डेबिट, पीपी क्रेडिट। लॉस खर्चों में पड़ा होता है तो एक्सपेंसेस क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली पीपी डेबिट। अच्छा, अब भाई जो सवाल पूछ रहे हैं वो फिर बड़ी तफसील से बात मुझे करनी पड़ेगी कि 20 और 1 को अलग अलग बताएं, 20 और 1 को अलग अलग बताएं, यानी 19 को अलग बताएं। असल में होता यह है कि हम उल्टा रहे होते हैं लॉस, तो लॉस उल्टाने की एंट्री होती है लॉस या एक्सपेंसेस क्रेडिट, पीपी डेबिट। अब एसेट बढ़ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपी क्रेडिट। ये एंट्रीज करने के बाद इन द एंड आप देखेंगे ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो क्या होगा। पीपी 19 से बढ़ जाएगा, ये मैंने लॉस उल्टाया है, और एसेट बढ़ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन बढ़ानी है, एसेट बढ़ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन मैं बढ़ा रहा हूं, लेकिन वो वहां माइनस नेट करने के लिए बस शो किया हुआ है। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो उसकी लॉजिक डेप्रिसिएशन मैं क्यों बढ़ा रहा हूं, तो ये सुन लो। जिस वक्त एसेट महंगा बिकता है ना, तो खरीदने वाला, पता नहीं किस साइड पे हम निकल रहे हैं, जिस वक्त एसेट महंगा बिकता है तो खरीदने वाला ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेता है, तो हम डेप्रिसिएशन उल्टाते हैं डेप्रिसिएशन उल्टाते हैं। जब सस्ता बेचा जाता है तो खरीदने वाला सस्ता रिकॉर्ड कर लेता है, तो डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड करता है, तो हमने डेप्रिसिएशन बढ़ानी है। तो ये मैं डेप्रिसिएशन बढ़ा रहा हूं, नेगेटिव साइन के साथ वैसे ही शो कर रहा हूं, वो कोई मसला नहीं, नेगेटिव साइन के साथ मुझे शो करने तो मैं असल में नेट कर रहा हूं। अच्छा, इन द एंड मुझे बता दें एंट्रीज का ओवरऑल क्या इंपैक्ट होगा। नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में आप ना पढ़ो, आप इन एंट्रीज का बस इंपैक्ट बता दो क्या होगा ओवरऑल। पीपी कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा 19 से, और खर्चे 20 से कम होंगे और 1 से बढ़ेंगे, 20 से कम होंगे और 1 से, ओवरऑल 19 से। तो ये मैंने खर्चे ओवरऑल 19 से कम कर दिए, ठीक है। तो इतना डीप डाउन क्या सोचने की जरूरत है, ये मैं सारी बातें अपनी वापस ले रहा हूं, ये मैं जेब में डालनी है अपनी, अगले सेशन में भी नहीं निकालूंगा, जाके अंदर पैसे बन गए। अच्छा, तो मैंने सादा सी बात यार आपसे की है, इन चक्करों में पढ़ो ही ना खुदा के लिए। डिस्पोजल अकाउंट बनाओ सीधा सीधा, अगर आ जाए गेन तो भी डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, अगर आ जाए लॉस तो भी डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। एंट्री अब जबरदस्त पेपर में बैठ के खुद सोच लो, सोचने को भी नहीं दिन चाह रहा तो हैंड रिटन सफा पे जाके भी दिखा देता हूं, गेन की भी एंट्री लिखी हुई है, लॉस की भी एंट्री लिखी हुई है। अच्छा, गेन उठाने की एंट्री अदर इनकम डेबिट, पीपी क्रेडिट, लॉस उठाने की एंट्री खर्चे क्रेडिट, पीपी डेबिट। तो सीधा सीधा काम रखो, कितना सोचोगे पेपर में। वो फिर ना मैंने निकालना सिखानी है, 9 मंथ्स वाली वो एक कैलकुलेशन होती है प्रॉपर, वो मैंने निकालना सिखानी है, वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से निकलती है फिर। और कोई मसला इस सवाल में? डिविडेंड पेड आ रहा था, पेड का लफ्ज अंडरलाइन करें, डिविडेंड सब पेड लिखा हुआ है, देखें देखें नीचे जस्ट। होमवर्क किया था, कितने लोगों ने किया था ऐसे? मुझे लगता है होमवर्क नहीं किया, जुतियां माने होंगे, तो होमवर्क आज वाला सबसे इंपॉर्टेंट था। अच्छा, डिविडेंड के साथ क्या आ रहा था? पेड। पेड का क्या मतलब है? 5वां सिनेरियो है, तो इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं। और डिविडेंड को रिटेन्ड अर्निंग वाली वर्किंग 6 में इसलिए डालने की जरूरत नहीं थी कि सवाल में प्री वाली रिटेन्ड अर्निंग गिवन थी, तो इधर लिखें इसको, रिटेन्ड अर्निंग को अंडरलाइन करके प्री रिटेन्ड अर्निंग गिवन है, सो नो नीड ऑफ वर्किंग 6, नो नीड ऑफ वर्किंग 6। व्हाई? बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग गिवन है प्री वाली। बिल्डिंग की 9 माह की डेप्रिसिएशन की मैं बात कर लेता हूं। चलें जी, पॉइंट 2 में आ जाएं, पॉइंट 2 में आ जाएं। इधर बताएं जी, बिल्डिंग कम हो रही है तो एंट्री बताएं। इसकी एंट्री अलग अलग करनी है, इसकी एंट्री अलग अलग करनी है, डिस्पोजल की एंट्री नेट करनी है, रिवैल्यूएशन की एंट्री अलग अलग करनी है। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट कितने से? 80 से। अच्छा जी, बिल्डिंग कम हो रही है तो इससे डेप्रिसिएशन कम होगी, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, बिल्डिंग डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल बैलेंस शीट डेट। तो सरप्लस को पकड़ के अगर मैं डिवाइड करूंगा लाइफ से तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकलेगी, या रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकलेगी। तो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन निकल आई, मुझे चाहिए डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स की, क्योंकि एक्विजिशन डेट से डेट ऑफ सेल के दरमियान कितना फर्क है, 9 मंथ्स का। तो इंटू 9/12 जो वट एवर द डेप्रिसिएशन में भी। ये तो एक्विजिशन डेट पर किसके एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी, एस के। तो ये जितने भी सरप्लस और लॉस होते हैं इनकी डेप्रिसिएशन किसको चार्ज होती है, एसआरई को चार्ज होती है। डन। नीचे वाली के लिए अब आप लेक्चर का शुरू, ये नीचे वाली पूछना चाह रहे हो, ये किसका एसेट है, एस का। एक्सचेंज आप मिक्सअप कर रहे हो चीजें, यू आर मिक्सिंग अप द थिंग्स। ये कोई और बिल्डिंग है, ये एक्सचेंज नहीं हो रही, ये तो एक्विजिशन डेट के ऊपर जो है वो रिवैल्यू हो रही है। इसको रिवैल्यूएशन व सरप्लस वाली वर्किंग से और लॉस वाली वर्किंग से गुजारेंगे, उसको नॉर्मल तरीके से डिप्रिशिएट करेंगे। इस एडजस्टमेंट को इससे मिक्सअप ना करें। ये कोई और बिल्डिंग है और ये कोई और प्लांट है, ये बिल्डिंग और प्लांट कोई डिफरेंट है और ये बिल्डिंग डिफरेंट है, तो इनका तो आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं। बिजनेस में तो सैकड़ों किस्म की बिल्डिंग होती हैं लोगों के पास। ओके, बट आई फील कि वी शुड टेक अ क्विक लुक बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर। मैं ये उर्दू में कहना चाह रहा था कि हम जो है ना हैंड रिटन पेजेस देख लेते हैं, हैंड रिटन पेजेस देख लेते हैं। बच्चे थोड़े से जज्बाती हुए हैं आज, जरा एक दफा पूरी जरा चीजें देख लें। हैंड रिटन पेज नंबर 2। अगर गुडविल, भाईजान होमवर्क जो एक भी छोड़ देता है ना वो अपने पांव पे कुल्हाड़ा नहीं पूरा पहाड़ मारता है। अगर वर्किंग 1 में गुडविल इधर आ जाए, इसे कहते हैं पॉजिटिव गुडविल। इसे बैलेंस शीट के फेस पर शो करते हैं और इस मार्कर किधर है अब्दुल्ला भाई, उन्होंने एक और ही सवाल पे एतराज उठा दिया, अब्दुल्ला भाई किधर है, मार्कर। ये बात है। अब तो ये अकाउंट इस तरह के महसूस होते हैं कि ऊपर अगर नाम ना भी लिखा जाए तो हरकतों से पता चल जाता है ये कौन से अकाउंट है। अच्छा, बिल अगर पॉजिटिव आए तो वो आएगी यहां पर और बैलेंस शीट के फेस पे शो होगी। अगर एनसीआई अपने पास, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो इंपेयरमेंट लॉस इधर आके गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, डबल एंट्री पूरी हो जाएगी। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री ऐसे पूरी हो जाएगी, ऐसा डेबिट गुडविल क्रेडिट। अगर गुडविल नेगेटिव आए तो चाहे एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है चाहे एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, नेगेटिव गुडविल सीआरई में एज एन इनकम आपने बुक कर लेनी है। सेल ऑफ स्टॉक, अगर पेरेंट ने बेचा है तो सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, अगर सब्सिडरी ने बेचा है एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर सब्सिडरी के एसेट एक्विजिशन डेट पे बढ़ रहे हैं, वो पेरेंट को उसने बेचे नहीं है, ये उसके पास पड़े हुए अपने एसेट्स हैं। अगर सब्सिडरी के एसेट्स बढ़ रहे हैं तो एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, और क्योंकि एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, और ये डेप्रिसिएशन हमेशा एसआरई को जाएगी। द रीजन इसके ये सब्सिडरी के एसेट्स हैं, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, एसआरई डेबिट एसेट क्रेडिट। और अगर रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट कम हो रहे तो डेप्रिसिएशन, इधर ना एसेट और डेप्रिसिएशन की एंट्री अलग अलग सोचनी है। एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री खुशी होगी, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री एसआरई क्रेडिट और एसेट डेबिट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, P2S एट प्रॉफिट, प्रॉफिट को रिवर्स करना है। पेरेंट ने सब्सिडरी को फिक्स्ड एसेट बेचा है तो पेरेंट ने बेचा है और गेन आ गया है तो सीआरई डेबिट पीपी क्रेडिट, बस एक ही एंट्री होनी है। असल में डेप्रिसिएशन का इसलिए मैंने डिस्कशन नहीं की, वो जो डिस्पोजल अकाउंट में गेन आएगा उसको डेप्रिसिएशन से नेट कर लेंगे, सीआरई डेबिट पीपी क्रेडिट। लेकिन अगर बेचने वाला सब्सिडरी है तो एसआरई डेबिट पीपी क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की एंट्री अलग से इसलिए नहीं मैं कर रहा क्योंकि वो नेट करके हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये मैंने आपको करवाया नहीं था लेकिन होमवर्क में दे दिया था। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिवर्सल ऑफ लॉस। इधर ना देखें, बेचा किसने, पी ने, लॉस किसने बुक किया, पी ने।
तो पी लॉस उल्टा ले, लॉस उल्टाने, पी लॉस उल्टा है, पी CRE, पी लॉस उल्टा ले, लॉस उल्टाना इस साइड पे आएगा, लॉस उल्टाना, तो CRE क्रेडिट, तो PP डेबिट, PP डेबिट CRE क्रेडिट। और अगर सब्सिडरी ने बेचा है तो सब्सिडरी लॉस उल्टाए, लॉस रिकॉर्ड पॉजिटिव के साथ होते हैं, यानी डेबिट के साथ होते हैं, लॉस उलट रहे, तो लॉस उल्टाने की एंट्री खुशी होगी ना, लॉस उल्टाना खुशी, तो SRE क्रेडिट और PP, इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री अलग से नहीं सोचनी पड़ती। और उसके बाद पेज 4 वाली एडजस्टमेंट्स है, और ऑलमोस्ट हमारी अब सारी एडजस्टमेंट्स आज खत्म हो गई हैं। अब हमने अगली क्लास के अंदर जो है वो P&L के सवाल शुरू करने हैं, तो यही मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हैं जो कंसोलिडेशन में आती हैं। अच्छा, ये फाइनल अकाउंट की तरह का टॉपिक नहीं है कि पेपर में के अंदर कोई नई एडजस्टमेंट आई होगी, पेपर के अंदर सर कराते हैं 4, पेपर में 6 कोई और आई होती हैं, फाइनल अकाउंट में तो इस तरह होता है। तो ये फाइनल अकाउंट टाइप चीज नहीं है, ये कंसोलिडेशन में तो पैट एडजस्टमेंट्स हैं वही आनी है, ये आपस की ट्रांजेक्शंस होती हैं, इनको कैंसिल करना होता है। तो ये फाइनल अकाउंट की तरह का टॉपिक नहीं है, ये बड़ा आसान सा टॉपिक है कंसोलिडेशन, और सबसे पेपर में मार्क्स देने वाला टॉपिक है ये, क्योंकि बच्चे इसकी रिवीजन बहुत ज्यादा करते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस और डेली होमवर्क ज्यादा करते हैं। पता नहीं क्या नहीं करते हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप 2-3 जो हंस रहे हैं वो उनके साथ मसला है, वरना पास का तजर्बा ये देखा गया कि और कोई होमवर्क करें ना करें, कंसोलिडेशन का होमवर्क पता नहीं जरूर करना होता है, क्या दिमाग पे टेढ़ी होती है, करना ही करना है, और बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी मोहतरम, आज अब हम क्या करने लगे हैं, आज हम सऊदी किंग को किस किस फॉर्म में पेमेंट्स हो सकती हैं उसकी डिस्कशन करने लगे हैं। तो आज की क्लास बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 17 निकाल लें, आप 16 होमवर्क में किया था, 17 निकाल लें। पेज नंबर 650, पेरेंट एक्वायर्ड 80% ऑफ S ₹200 मिलियन शेयर कैपिटल। ये 200 मिलियन, इस फॉर्म में तो कभी पेपर में सब डेटा दिया नहीं हुआ ना, तो ये 200 मिलियन शेयर्स हैं या 200 मिलियन शेयर कैपिटल है? शेयर कैपिटल है। ये ना कुछ इस तरह सा है, मैं आपको असल में एक्सट्रैक्ट्स साथ साथ बना के देता रहूंगा ताकि अगर कोई चीज आपको समझ ना आए रुपीज इन मिलियन। अच्छा, जी शेयर्स रुपीज, नहीं यार, ये तो ना बताओ 20 मिलियन शेयर्स ऑफ 10 ईच, वो तो हम खुद लिखते होते हैं, मैं तो सवाल टाइप इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा हूं। अब जरा जाके देखें, पहली लाइन पढ़ें, आपको समझ आ रही है? पढ़ो जरा ऊंची आवाज में पहली लाइन। पी एक्वायर्ड 80, ये ना कहिएगा कि ये 80% है, 80% ये नहीं है। पी एक्वायर्ड 80% ऑफ 200 मिलियन, 80% ऑफ, आई नीड 1 पीस ऑफ केक। इट डजंट मीन कि ये केक का 1 पीस है, मुझे केक पूरा नजर आ रहा होगा, उसमें से मैं कहूंगा मुझे 1 पीस चाहिए। तो P एक्वायर्ड 80% ऑफ S, और S का शेयर कैपिटल कितने भाईजान? 200 मिलियन। तो मुझे बता दें 200 मिलियन रुपीज में है या क्वांटिटी में है? तो इससे मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं पेपर में? जी बिल्कुल, 20 मिलियन शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये कंक्लूजन है, ये मैं रेड से लिख रहा हूं, 20 मिलियन शेयर्स ऑफ 10 ईच। चलें जी आगे, ये मैं डेटे से बैलेंस शीट बना रहा हूं जो सवाल में ऑलरेडी हमें गिवन होती थी। When S retained earning were 50, अच्छा हमने एक्वायर, हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2017। मेरा ईयर एंड क्या है? 31/12/17। लेकिन ये रिटेन अर्निंग किस दिन की है? और यार कैपिटल तो यही होगा ना, यकम जनवरी को भी कैपिटल वही होगा, 31/12 को भी कैपिटल वही होगा। ये ना बोंगी मारिए कि ये यकम जनवरी का कैपिटल है और आपने यहां 31/12 के कैपिटल में लिख लिया, मैं जा रहा हूं, जाओ। कैपिटल तो वही होगा ना, कैपिटल में चेंज नहीं आती। When the retained earning were 50, अच्छा ये मुझे सवाल में दी होती थी अदर इंफॉर्मेशन में, ऐसा ही है कि रिटेन्ड अर्निंग ऑन एक्विजिशन वर ₹50, ये वो वाली 50 है। मैं सवाल बना रहा हूं सवाल से। नेक्स्ट, इसको छोड़ें,
पेरेंट पेड बला 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 बला, और आगे भी बला। जी इसका मतलब बता दें। एट 31 दिसंबर 17 पी हैड अ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 250 एंड एस हैड अ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 31 दिसंबर 17 मेरी कंसोलिडेशन डेट है, क्लोजिंग बता दी है। चलें जी, पी की कितनी रिटेन्ड अर्निंग है 250 और एस की 200, किस डेट को 31/12/17 को, और बाकी डाटा इसलिए दिया हुआ कि कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो आप समझ लें कि ये आपको बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं, ये नोट कर लें। बाकी डाटा इंशाल्लाह मैं देख के सवाल करना शुरू करता हूं। तो ये सवाल को मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है जिस तरह नॉर्मल क्लासेस में हमें गिवन होता था, बल्कि कभी कभी इस 50 को हम ऐसे करते थे कि एक नया कॉलम डाल के 50 इसके सामने लिख लेते थे। पेरेंट का शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ, क्योंकि पेरेंट के शेयर कैपिटल का हमने चार्ट डालना है, नहीं दिया हुआ, यानी कुछ नहीं करना उसका। वैसे ही मेरा आपका मजाक था इसलिए मैंने कर दिया, कोई और पूछता तो शायद मैं इससे ज्यादा करता। जल्दी करें। असल में सवाल में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस तरह मूव करेंगी कि पेरेंट के शेयर कैपिटल चाहिए नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट तो बाप है। कैमरा इधर ले आए। ये जी पेरेंट है और ये सऊदी किंग है। मुझे बनाने दो ना, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं। क्या लाया तू, क्या लाया? कहते मैं सब्सिडरी के शेयर लाया हूं, सब्सिडरी के शेयर्स तेरे लिए ताजा ताजा ये तंदूर से निकाल के लाया हूं। पेरेंट ने कहा थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से मेरे शेयर ले लो, थोड़े से तुम मुझे सब्सिडरी के दो, मैं तुम्हें उसके बदले में अपने शेयर देता हूं, मैं जान भी दे दूंगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, और थोड़ी सी मेरी जान ले लो, ये लो। अच्छा प्लीज, और थोड़े से पैसे ले लेना, थोड़े से पैसे ले लेना, लारा लगा के भेज दिया। थोड़े से पैसे ले लेना, ले लेना पैसे, पेएबल, थोड़े से पैसे ले लेना। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सवाल बोल रहे। पेरेंट पेड 50 मिलियन कैश, थोड़े से पैसे ले लो बड़ी। पेरेंट एग्री टू पे 90 मिलियन ऑन कम जनवरी 20, 3 साल बाद। थोड़े से पैसे, इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट। पेरेंट ऑल्सो गेव द ओनर्स ऑफ सब्सिडरी, पेरेंट ऑल्सो गेव द ओनर्स ऑफ सब्सिडरी 2 shares of P for every, तो 3 शेयर तो मुझे अपने देना, मैं उसके बदले में तुम्हें कितने शेयर दे दूंगा? 2 शेयर दे दूंगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो एंट्री थी ना कल, इसमें मैंने आपको एक एहतियात बताई थी, इसमें पेरेंट के शेयर्स असल में जा रहे हैं ना, तो इस वजह से फिर पेरेंट के शेयर्स की फेयर वैल्यू सवाल में ढूंढनी है। ये मैंने आपको थोड़ी सी एहतियात बताई थी। इस एंट्री में आप मुझे बता दें, जो मैंने पैसे देने का वादा किया है वो फ्यूचर वैल्यू पे मैं बुक करूं या पैसे देने का वादा प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करूं? प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करूं। और इस एडजस्टमेंट को आपने 100% समझना है उस एडजस्टमेंट की तरह जिस तरह हमने डी कमीशनिंग पढ़ी थी, डी इंस्टॉलेशन के वक्त मजदूरों को पैसे देने हैं। क्यों? इस वजह से कि मैं जब आज खड़े होके सऊदी किंग से वादा करूंगा कि मिसाल के तौर पे तुझे 90 मिलियन शेयर देने हैं, और डिस्काउंट करके मिसाल के तौर पे मैं 60 का पेएबल बुक कर लेता हूं, डिस्काउंट करके 60 का पेएबल बुक कर लेता हूं, तो पे तो 3-4 साल बाद 90 करने, तो 60 को ग्रो करा के मैंने लेके जाना है 90 पर। तो साल के आखिर में लाइबिलिटी बढ़ाएंगे 100% उस तरह जिस तरह डी कमीशनिंग में करते थे, डी इंस्टॉलेशन में करते थे। तो इसकी ना 2 एंट्रीज होंगी। ये जो तीसरी चीज मैंने बनाई है, इसकी कितनी एंट्रीज होंगी? 2 एंट्रीज। पैसे दे दिए या पैसे देने का वादा किया है?
पैसे देने का वादा किया है। एक्विजिशन डेट पे इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और परचेज कंसिडरेशन पेबल क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट ताकि बाकी लाइबिलिटी से अलग नजर आए ना, पेबल भी लग सकते हैं नाम, कोई मसला नहीं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेबल क्रेडिट, ये एंट्री हुआ करेगी पीवी पे। इसके बाद एक और एंट्री होगी, लेकिन वो वर्किंग वन में नहीं होगी क्योंकि वो एक्विजिशन डेट के बाद वाला इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट क्यों बुक करने मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपने आज लाइबिलिटी कम अमाउंट पे बुक कर ली है, तो लाइबिलिटी को आपने बढ़ाना है ताकि जिस वक्त सऊदी किंग को पेमेंट करने का टाइम आए उस वक्त हमारे पेएबल अकाउंट में उतना पड़ा हो जितना हमने देना था। तो अगली एंट्री मैंने करवाई थी, शायद आपको याद हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो इसकी ये दो एंट्रीज हुआ करेंगी। और अगर हमने खरीदा ही जीयर एंड के ऊपर है तो फिर शायद दूसरी एंट्री की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर हमने जीयर के दौरान किसी वक्त खरीद लिया तो दूसरी एंट्री की भी जरूरत पड़ेगी। तो मोहतरम, अब ये तीन कॉन्सेप्ट हो गए हमारे खत्म। हमने सऊदी किंग को क्या, पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, इसमें हमें पी के शेयर की फेयर वैल्यू चाहिए होगी। और तीसरी चीज हमें, अब मैं डेटा पढ़ देता हूं ताकि ये तीन एंट्रीज आप मुझे कर दें। द फेयर वैल्यू ऑफ पी शेयर वाज 45 ऑन यकम जनवरी 17 एंड 55 ऑन 31 दिसंबर 17। इसको काट दें। असल में सऊदी किंग को शेयर मिले कब होंगे, यकम जनवरी 17 को, तो फिर यकम जनवरी 17 की फेयर वैल्यू चाहिए ना। ये लिखा हुआ है पेरेंट ने पे कर दिए 50, एग्रीड टू पे इतने और बाकी इतने के शेयर दे देगा। और ये सारी ट्रांजैक्शन एक्विजिशन डेट पे होती हैं, तो इसलिए एक्विजिशन डेट वाली फेयर वैल्यू देखा करनी है आपने, ईयर एंड वाली फेयर वैल्यू नोट किया करनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मुराद कोई डिस्काउंट रेट टाइप चीज है। पी मैयर्स द एनसीआई एट फेयर वैल्यू, द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट इज इतने। ये तो आप वर्किंग वन में डाल देंगे। तो अब आप हिम्मत करें, 1 2 3 ये तीन एंट्रीज करेंगे। इसकी एंट्री अलग से, इसकी एंट्री लाइन मार के अलग से, और इसकी एंट्री अलग से। तीन एंट्रीज कर दें। कैमरा ना उधर रखो व्हाइट बोर्ड की तरफ ताकि एंट्रीज नजर आ जाए इनको। आप ऐसा करो, टोटल्स कर दो सवाल की रिक्वायरमेंट के। वो भी 10 रुपये होगी, सवाल नहीं तय हुआ। अच्छा सही सवाल आपने अच्छा पूछा। तू काम का बंदा है। अच्छा सारी माशाल्लाह काम के बंदे हैं, मैं ही एक तो। अच्छा अब मोहतरम सवाल ये राइज होगा कि हमने सबसे पहले जरा देख लें, क्योंकि ये तीसरी एंट्री में ना हमें मदद चाहिए होगी कि हमारे पास कितने शेयर्स हैं सब्सिडरी के। तो सब्सिडरी के टोटल शेयर्स कितने हैं, 20 मिलियन। तो 20 मिलियन में से मैंने कितने बाय किए हैं, 80%। 16 मिलियन शेयर्स ऑफ एस आर बॉट बाय पेरेंट। सऊदी किंग ने ब्रीफ केस में 16 मिलियन शेयर डाल के मुझे दे दिए होंगे, और ये मेरे पास अब 16 मिलियन शेयर्स लेने के लिए मुझे अपनी जान तक देनी पड़ी है। 16 मिलियन शेयर्स लेने के लिए पता नहीं मैंने क्या क्या जो है वो वादे कर बैठा हूं, दे भी दूंगा पैसे, ले भी जाओ पैसे, शेयर भी ले लो। किसी तरह मुझे 16 मिलियन शेयर यू फोन के दे दो बस, पता नहीं क्या चीज है, हीरा है ये। तो 16 मिलियन शेयर्स मुझे आए हैं। अब कल वाला काम करना शुरू करते हैं। पेड 50 मिलियन कैश। भाईजान ये वर्किंग 1.1 है मोहतरम, ये वर्किंग 1.1 है। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 50 से। ये सऊदी किंग को पैसे हमने दे दिए हैं, एग्री किए हमने 90 देने हैं यकम जनवरी 20 को। इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेबल क्रेडिट, फ्यूचर वैल्यू 90। जिस तरह मजदूरों को डी इंस्टॉलेशन के वक्त एक ही दफा पैसे देने होते हैं ना, इसी तरह ये भी सऊदी किंग को एक ही दफा पैसे देने हैं, हर साल नहीं देने के। एनओटी का फॉर्मूला लगाएं। यकम जनवरी 17 पे मैं खड़ा हूं और यकम जनवरी 20 को मैंने पेमेंट करनी है। यकम जनवरी 18, यकम जनवरी 19, यकम जनवरी 20।
3 साल पे इसको डिस्काउंट करना है। ये एंट्रीज होंगी यकम जनवरी 17 पे, यकम जनवरी 17 पे 90 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 3 68 67.6। ओके, एक एंट्री मैं करूंगा 31/12/17 पे, वो अभी मैं नहीं कर रहा। एक एंट्री है मेरी यकम जनवरी 17 पे, वो एंट्री मैं कर देता हूं। फॉर्मेट वगैरह मेरे ख्याल से बना होगा। जी अल्लाह का शुक्र है, फॉर्मेट बना हुआ है हमारा। इसी फॉर्मेट को मैं यूज कर लेता हूं। P bought 30 मिलियन शेयर्स ऑफ S, ये कल था, ये कल था। आज P bought, उसका शेयर कैपिटल था 200 मिलियन, उसके शेयर थे 20 मिलियन, 20 में से हमने 16 मिलियन बाय किए थे। P bought 16 मिलियन शेयर्स ऑफ S। P bought 16 मिलियन शेयर्स ऑफ S। P will issue its own shares to Saudi King. P will issue its own shares to Saudi King. मैंने आपको बताया छोटे को नीचे रख लें, बड़े को ऊपर रख लें, ठीक है, इस तरह समझ लें। तो अब डिवाइडेड बाय S मल्टीप्लाइड बाय P। तो मुझे बता दें मेरे कितने शेयर जा रहे हैं, 2, उसके कितने आ रहे हैं, 3। तो डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 पॉइंट, चलो 6-7 कर लो यार, असल में ये क्वांटिटी है, 6-7 मिलियन कर लो, कोई मसला नहीं। 10.67 मिलियन शेयर्स मुझे देने पड़ेंगे। और ये देखें ना, इन द एंड ना आपको फिक्रे की सेंस भी बनाया करें। जरा सारे ऊपर देखें, उधर से 3 आएंगे, मैं 2 दूंगा, तो अगर उधर से 16 आएंगे तो मैं 10.67 दे दूंगा। इस तरह भी ना फिक्रे की एक दफा सेंस बना लिया करें। उधर से 3 आएंगे, मैं 2 दे दूंगा, लेकिन अगर उधर से वो वैशी 16 मिलियन भेज दे तो मैं फिर 10.67 दे दूंगा। अब इस 10.67 क्वांटिटी है, मुझे पता चलानी है पी के शेयर की फेयर वैल्यू, और एंट्री करूंगा इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब पी के शेयर की फेयर वैल्यू देखनी है, ऑन एक्विजिशन डेट लिया करनी है। ये क्यों? क्योंकि मैंने डेट यकम जनवरी 17 की डाली है जी। एंट्री तो इधर कर देते हैं ना। इन्वेस्टमेंट डेबिट क्वांटिटी 10.67 इंटू रुपीज 45 480.15। ओके, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम 10.67 इंटू रुपीज 10 और 10.67 इंटू रुपीज 35 पॉइंट। अब कोई ऐसी फिगर लिखेंगे ये 2 के बराबर आ जाए। ये 5 जमा 7 12 बन जाएगा। 370.5 है, 373.5। कई दफा इस तरह राउंड करना पड़ जाता है कि दूसरी फिगर के बराबर जवाब आना बेहतर है। तो ये जी हमारी वर्किंग 1.1 हो गई। अब वर्किंग 1 में आप एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करें और इन्वेस्टमेंट की फिगर डाल दें। जमा 50 जमा 67.6 जमा 480.2 590.8। आज अब ये ना कहिएगा कौन सी एंट्री हो गई है कौन सी नहीं हुई, क्योंकि बैलेंस शीट के फेस पर मुझे इन्वेस्टमेंट्स नजर नहीं आ रही तो मुझे खुद निकालनी पड़ेंगी। आई रिपीट, आज मुझे ये ना कहिएगा कौन सी एंट्री हो गई है कौन सी नहीं हुई, क्योंकि आज मुझे अधूरी बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स के आगे कुछ लिखा नहीं हुआ। तो इन्वेस्टमेंट्स के आगे जब कुछ लिखा नहीं हुआ तो इसलिए मुझे नहीं पता कौन सी एंट्री होगी कौन सी नहीं होगी। मैं इन्वेस्टमेंट्स की सही प्राइस निकाल लूंगा। वैसे मेरी फीलिंग है अगर कभी आईकैप में इस तरह का सवाल फुल फ्लेज वाला आया तो उसमें वो ये कहेगा, मेरे ख्याल से वो पी की किताबों में इन्वेस्टमेंट शो कर देगा 50 पे। मेरा ख्याल है पी की किताबों में इन्वेस्टमेंट शो कर देगा 50 पे, और इन दोनों के साथ लिखेगा दीज एंट्रीज हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, क्योंकि इनमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना। इसमें तो कैश वैसे ही 3 साल बाद देना है, और इसमें तो कैश दे ही नहीं रहे, बल्कि आप क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। लेकिन अब ये ना पूछिएगा कि कौन सी एंट्री हो गई है कौन सी नहीं हो गई, बिकॉज सवाल में इन्वेस्टमेंट्स की फिगर गिवन ही नहीं है, तो इसलिए मुझे इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इन्वेस्टमेंट्स की फिगर अब खुद निकाल सकता हूं, 50 प्लस 67.6 प्लस 480.2। अच्छा, एक एंट्री जो मैंने आपको बताई है वो जरा आप कर लें।
सऊदी किंग को कितने देने हैं 3 साल बाद? 90। और फिलहाल मैंने पेबल कितने में बुक कर लिया? जिस तरह मजदूरों को 12 साल बाद पैसे देने थे, जिस तरह लीज के केस में लासानी वाला सवाल और पास पेपर का क्वेश्चन 12 5 साल बाद या 3 साल बाद आपने पैसे देने थे। तो अब आप अपनी लाइबिलिटी को ग्रो कराएं, लेकिन ये ग्रो करना इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाएगा, ना कि इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि ये एंट्री 31 दिसंबर को हो रही है। एक्विजिशन डेट वाली सारी चीजें इन्वेस्टमेंट में जाती हैं, ये तो उसके बाद वाली चीज है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस P&L के फेस पे फाइनेंस कॉस्ट में जाया करेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और परचेज कंसिडरेशन पेएबल। प्रिंसिपल अमाउंट पकड़े 67.6 इंटू 10% इंटू 10% जी 6.76, तो 6.7 भी लिख सकते हैं, 6.8 ओके। लेकिन अनलकीली हमारे हाथ में P&L नहीं है ना, तो ये पेरेंट का नुकसान है। पेरेंट नहीं पेमेंट करनी है ना, सऊदी किंग को तो पेरेंट ने पेमेंट करनी है, तो इसलिए ये नुकसान हमेशा CRE में जाया करेगा। इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई आपस की चीज नहीं है, ये पेरेंट और सऊदी किंग का मामला है, पेरेंट और सब्सिडरी का मामला नहीं है। अच्छा जी, अब सवाल के अंदर वापस आ जाए। ये एंट्री भी होगी, ये एंट्री भी होगी, ये एंट्री भी होगी, ये भी हो गई। P माइज NCI एट फेयर वैल्यू, द फेयर वैल्यू ऑफ NCI इज 60 मिलियन। NCI की फेयर वैल्यू 60 मिलियन, वर्किंग फॉर NCI फेयर वैल्यू कितनी? 60। चलिए ये वर्किंग मुझे पूरी कर दें। शेयर कैपिटल 200। प्री तो सवाल से नहीं मैं उठाता, मैंने सवाल को बेहतर कर लिया हुआ है। प्री कितनी है? 50। और वर्किंग 3 में कितनी जाएंगी? और वर्किंग 2 में 230। वर्किंग 2 माजरत आज ऊपर आ गई है जगह ना होने की वजह से। वर्किंग 1 जो है आज बदमाशों की तरह छा गई थी, SRE ने अपनी जगह बनाई 230। प्री 50। अच्छा, और वर्किंग नंबर 3 CRE PRE कितनी? 250। अब देखते हैं सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है, यहां तक नोट कर लें। पहले सवाल की रिक्वायरमेंट है क्या निकालें? अच्छी विल। और दूसरी रिक्वायरमेंट है ये GRE CRE होती है, इसको लिखते हैं ये CRE होती है, ग्रुप रिटेंडर ने GRE CRE होती है, यानी CRE GRE होती है। तो इसका नाम एक और आई कैप ने रखा है GRE, ग्रुप रिटेंडर ने। चलिए जी पहले अकाउंट से पूरा करना शुरू करें। 250 गुडविल पॉजिटिव 7.8 कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसने मांगी नहीं है, लेकिन कुछ फिगर्स मैंने शो करनी है आपको वहां। गुडविल 407.8, वर्किंग 2 CRE और NCI 180 इंटू 144 180 इंटू 20% 36। नहीं अभी नहीं। अच्छा एंट्री जरा मुझे पूरी करा दें भाई। एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश की एंट्रीज ना किया करें, कैश की एंट्री होगी होती है। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इसको नॉन करंट में डालें क्योंकि सऊदी किंग को साल के शुरू में 3 साल बाद पैसे देने थे और साल के एंड पे 2 साल बाद देने हैं, स्टिल नॉन करंट में आएगा। परचेज कंसिडरेशन पेएबल, ये बैलेंस शीट है 31/12/17 पे 67.6। एंट्रीज देखते हैं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल, क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस इन CRE डेबिट 6.8। खर्चे रिकॉर्ड करने से अर्निंग कम हो जाती हैं। और परचेज कंसेशन पे यकम जनवरी 17 को इसका बैलेंस ये था, लेकिन इसमें पानी डाला हमने, पानी डालने की वजह से इसका बैलेंस बढ़ गया 74.4। और ये तीसरे साल ना खुद ही 90 पे पहुंच जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इंटरेस्ट वाली आप एंट्री करते रहेंगे, ये खुद ही 90 पे पहुंच जाएगी। फिलहाल इसको पहले साल के एंड पे 74.4 पे रखें।
पहले साल के पहले दिन इतनी थी, पहले साल के आखिरी दिन इतनी है। इंटरेस्ट डेबिट, परचेज कंसेशन पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट 42.2, शेयर कैपिटल। अच्छा भाई ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट का पहले से शेयर कैपिटल ना हो, कोई ना कोई क्वेश्चन में गिवन हुआ करेगा पेपर में, ऐसा नहीं हो सकता पहले से इसका शेयर कैपिटल ना हो। जो भी गिवन हुआ करेगा उसमें, यानी कि हमने पेरेंट ने सऊदी किंग को ही शेयर इशू किए हैं, या पेरेंट जब बना था 1970 में तो बाबा जी रहमत वगैरह भी घरों से पैसे लाए थे, ऐसा नहीं हो सकता पेरेंट का शेयर कैपिटल ना हो। पेरेंट पहली दफा बन रहा है, पेरेंट को तो जरूरत पड़ी तो उसने शेयर इशू कर दिया सऊदी किंग को। पेरेंट का अपना शेयर कैपिटल क्वेश्चंस में इंशाल्लाह अवेलेबल हुआ करेगा। और कल वाले सवाल क्लास वर्क होमवर्क दोनों में कोई फिगर इधर अवेलेबल थी, उसमें हमने ये 2 फिगरें डाली थी। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम, तो सवाल ने मांगा तो ये सब कुछ नहीं था, लेकिन हम बना रहे हैं। एंड इन द एंड एवरीथिंग इज कंप्लीट नाउ। सीआरई 387.2 96, ये भी मांगा नहीं था सवाल ने। चलें जी, जबरदस्ती हमने सवाल को पूरा कर दिया। बैलेंस शीट ना टैली करने बैठ जाइएगा। सीआरई का नया नाम है जीआरई, ये मार्केट में भी आया, ग्रुप रिटेंड नहीं। जी ईयर एंड पे पी के शेयर्स की फेयर वैल्यू को कुछ नहीं करना, क्योंकि शेयर जब एक दफा दे दिए सऊदी किंग को तो दे दिए, पे आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सऊदी किंग खुद खुश होता रहे कि मेरे शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है, वो अभी मैंने वो आपसे उसमें भी कुछ तफसील है जरा। ओके ले आओ इधर कैमरा। मोहतरम क्वेश्चन 21 P acquired 5000 शेयर्स ऑफ एस। ये एस का टोटल शेयर कैपिटल है या उसमें से 5000 हमने लिए हैं? हो सकता है इसके शेयर 12000 हो, 13000 हो। नहीं, फिर 12-13 के इसके शेयर होंगे तो सब्सिडी नहीं बननी हमारी। तो हो सकता है इसके शेयर 6000 हो, 7000 हो, लेकिन हमने उसमें से कितने ले लिए? 5000। P acquired 5000 शेयर्स ऑफ एस। अच्छा उधर वाला नोट करना था भाई, उधर कर दो कैमरा। ये वाला एसी भाई जरा बंद कर दो थोड़ी देर। ये क्या आ रहा है? पार्टली सनी गायब हो गया और पार्टली अच्छा। P acquired, बस ले आओ इधर। P acquired 5000 शेयर्स ऑफ सऊदी किंग। आप क्या लाए हैं? कहते हैं मैं 5000 सब्सिडरी के शेयर्स लाया हूं आपके लिए। 5000 शेयर्स सब्सिडरी के 5000 शेयर्स ये मेरे लिए लाया है। आप क्या पसंद करेंगे? कहते हैं पैसे दे दो। हमने कहा ये लो, हमने कहा कुछ भी नहीं है। तो कहते क्या फिर क्या दे सकते हो? तुम बताओ तुम क्या दे सकते हो मुझे? जान दे सकते हो? जान दे सकते हो अपनी? हमने कहा नहीं, जान भी नहीं दे सकते, हम फिर खुद ही चले जाएंगे। अच्छा हमने कहा यार ऐसा करो, वो हमारी ना इछरे के अंदर ना एक लैंड पड़ी हुई है, तो इछरे में जो हमारी लैंड पड़ी हुई है ना, वो ऐसा कर लो कि वो तुम रख लो। दफ्तर जाओ एलडीए के, अपने नाम लगवा लो। आओ मैं साथ चलता हूं, बैठो गाड़ी में, चलो वो अपने नाम लगवा लो। तो ना पैसे दिए हैं, ना शेयर दिए हैं, ना पैसे देने का वादा किया है, बल्कि कोई अपनी जमीन उसके नाम लगवा दी है। अच्छा, P acquired 5000 shares of S on Jacom January by transferring P's land having carrying value and fair value of इतने and इतने। इसको छोड़ें यार, अगर सऊदी किंग को हम ये लैंड ना देते तो क्या बाजार में ये लैंड बेचते? हाँ बेचते। बाजार में बेचते तो लैंड बेचने की क्या एंट्री करते? मे बी गेन, मे बी लॉस। तो ना जो हमारी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्पोजल की एंट्री होती है ना, वही एंट्री होगी
जो हमारी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट बेचने की एंट्री होती है ना, वही एंट्री होगी। हम समझेंगे कि हमारी लैंड बिक गई है, और ऑब्वियसली हम अगर हुकूमत के डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और कहेंगे लैंड किसकी है, हुकूमत कहेगी अब आपके नाम नहीं है, हमने तो किसी और के नाम लगा दिया। तो इट इज जस्ट लाइक डिस्पोजल ऑफ पीपी। आपने अपना पीपी बेच दिया है, पेरेंट ने अपनी लैंड सऊदी किंग को बेच दी है। लेकिन भाई बेच के पैसे नहीं आएंगे, बेच के इन्वेस्टमेंट डेबिट होंगी, कैश नहीं आएगा आपके पास, इन्वेस्टमेंट इन एस आएगा। आप देखें जरा, कैमरा उधर करो, जितने भी आपको डेबिट नजर आ रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नजर आ रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस। वापस ले आओ। ओके, अब मुझे आप ये बता दें, आप अपनी उसकी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर जो आपने पढ़ी हुई है इंट्रो, जब आप इंट्रो की क्लास में एसेट बेचते थे तो यहां क्या आती थी? यहां फेयर वैल्यू आती थी। टीचर ने कभी लिखा तो था नहीं, लेकिन जरा सोचें, बाजार में जब आप चीज बेचने जाते हैं तो कैश तो फेयर वैल्यू वाला आता है ना। तो ये बात हो गई हमारी मेन। इसको मैं काट देता हूं, इसको काट के मैं क्या लिख दूं? इन्वेस्टमेंट। लेकिन किस पे बुक होगी? फिर अब एंट्री कर दें आप, अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री कर दें। बुक वैल्यू कितनी है हमारी किताबों में? लैंड कितने की थी? 88 की। अच्छा, हमें पैसे आए या हमें किसी के शेयर्स आए? लेकिन यहां आपको पैसे आते थे तो पैसों की फेयर वैल्यू लिखते थे, तो यहां आपको शेयर्स आ रहे हैं तो शेयर्स की फेयर वैल्यू नहीं लिखनी है आपने, आपने बिल्डिंग जो जा रही है उसकी फेयर वैल्यू लिखनी है। तो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू या लैंड की फेयर वैल्यू जो भी है जा रही है वो बताएं। 108। बैलेंसिंग फिगर 20 का क्या आ गया? गेन आ गया। बैलेंसिंग 20 का गेन आ गया। अब ये येलो वाले हो गए डेबिट और ग्रीन वाले हो गए क्रेडिट। अब एक मसला ये आएगा कि ये जो गेन है ये पेरेंट को आया है, क्योंकि पेरेंट अगर सऊदी किंग को ये लैंड ना देता तो पेरेंट बाजार में जाके लैंड बेचता, तो ये पेरेंट को गेन आया है, तो इसलिए इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? सीआरई में। ओके, अब फाइनली बता दें क्या एंट्री बनी। इन्वेस्टमेंट डेबिट किया करेंगे फेयर वैल्यू पे, एसेट क्रेडिट किया करेंगे बुक वैल्यू पे, और अगर गेन आया तो उसे क्रेडिट करेंगे और लॉस आया तो उसे डेबिट करेंगे। और ये गेन लॉस हमेशा किस में जाएगा? सीआरई में। बुक वैल्यू 88, फेयर वैल्यू खुशी 20। ये ना एंट्री आप किया करेंगे। ये वैल्यूज ना अपने पेपर में ढूंढनी है जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, और फिर ये वाली फिगर आपकी बैलेंसिंग आ जाया करेगी। जी, मैं उसकी तरफ आता हूं। ओके, ये मेरा सवाल खत्म हुआ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर जिसे अच्छी उर्दू वाले कहते हैं बिलफर्ज, बिलफर्ज ये लैंड ना होती और ये बिल्डिंग होती और इसकी लाइफ वगैरह भी गिवन होती, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते? मोहतरम, पेरेंट ने सब्सिडरी को नहीं बेची, पेरेंट ने सऊदी किंग को बेच दिया, और ये एसेट हमारे पास रहा ही नहीं है, तो जो रहा ही नहीं उसकी डेप्रिसिएशन कैसे? तो इसलिए अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट भी होता तो इसकी डेप्रिसिएशन सोचनी नहीं थी। आई कैप इतना अकलमंद है, वो लाइफ भी नहीं देगा, लेकिन कभी दे दी तो आपने फिर डेप्रिसिएशन में करना। तो ना ये जितना अरसा आपके पास रहा होगा पेरेंट के पास, तब तक उसने डेप्रिसिएशन निकाल के बुक वैल्यू आपको देगा, तो वो बुक वैल्यू आपको दे देगा जब तक आपके पास रहा है, तो ये वाली बुक वैल्यू आपको गिवन कर देगा। उसके बाद जब आपने बेच दिया तो फिर हमारी बला से ना ये फिर लैंड पेरेंट की है ना ये सब्सिडरी की है, ये तो किसी तीसरे बंदे को हमने आउटसाइड द वर्ल्ड बेच दी है, तो इसलिए अब हमें इससे कंसर्न नहीं। अब हम क्रेडिट कर रहे हैं तो सऊदी किंग इसे डेबिट कर रहा होगा, और जो वो डेबिट कर रहे हैं तो वही फिर इसको क्या करेगा? इसकी डेप्रिसिएशन भी पालेगा, क्योंकि हमारी नजर में तो चली गई। अगर बिल्डिंग होती तो लिखें, अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट होता तो भी डेप्रिसिएशन की एंट्री कोई नहीं करनी थी। अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट होता, फिर फिलहाल तो लैंड है ना, अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट होता तो भी डेप्रिसिएशन की एंट्री कोई नहीं करनी थी। जी पूछे। हाँ तो पूछे वगैरह आ जाएगा इसमें। अच्छा, तो अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट होता तो फिर इसकी एंट्री डेप्रिसिएशन की कोई नहीं करनी थी। सुबह से जो हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं उनकी एंट्रीज जरा देख लें पेज 27 पे।
पेज 27 पे उनकी एंट्रीज देख लें। जी, कैश पेड फॉर एक्विजिशन, असल में एक ही सफे पे सारी एंट्रीज दी हुई है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ये पहली एंट्री है। शेयर्स ऑफ पी इशूड एज प्राइस, इशूड एज प्राइस के तौर पे शेयर्स ऑफ पी दे दिए हैं, बदले में इसके शेयर्स आगे होंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यूजिंग फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ पी एट द रेट ऑफ एक्विजिशन। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड प्रीमियम क्रेडिट, ये एंट्री। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, डेफर्ड कंसिडरेशन, इसे डेफर्ड कंसिडरेशन कहते हैं। इसको मैंने पेबल की जगह परचेज कंसिडरेशन पेबल भी लिख सकते हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन पेबल भी लिख सकते हैं, बस पेबल जरूर लिखना है साथ। डेफर्ड कंसिडरेशन, इधर देखें भाईजान, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, डेफर्ड कंसिडरेशन। रिकॉर्डिंग ऑफ पीवी ऑफ डेफर्ड यूजिंग द डिस्काउंट रेट। इन्वेस्टमेंट डेबिट, तो परचेज कंसिडरेशन पेबल भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, जो मर्जी करते हैं। परचेज कंसिडरेशन पेबल, ये पीवी पे बुक हो जाएगी। ये वाली एंट्री, और फिर ईयर एंड के ऊपर आपने इसे अपवर्ड बढ़ाना होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये सीआरई में जाया करेगा, हो ये नहीं लिखा हुआ, ये सीआरई में जाया करेगा, सीआरई डेबिट। और इसको भी परचेज कंसिडरेशन पेबल ही कर लें, ऐसी परचेज कंसिडरेशन पेबल या खाली पेबल भी ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर 17। ओके, एसेट इज गिवन फॉर खरीदना ऑफ एस, एस को खरीदने के लिए एसेट देना पड़ा। एसेट ऑफ टी इज गिवन टू सऊदी किंग फॉर खरीदना ऑफ एस, ये लिखें। एसेट ऑफ पेरेंट, यार ये किताब में भी सही करवा दो दानिश अगली दफा। एसेट ऑफ पेरेंट इज गिवन टू, किताब में सऊदी किंग ना लिखना, किताब में लिखना ओल्ड ओनर्स ऑफ एस। एसेट ऑफ पेरेंट इज गिवन टू ओल्ड ओनर्स ऑफ एस फॉर खरीदना ऑफ एस। अंग्रेजी छोड़ें, इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे आ जाएगी, गेन आ गया तो सीआरई में चला जाएगा, लॉस आ गया तो डेबिट साइड पे सीआरई में चला जाएगा। एसेट बुक वैल्यू, बैलेंसिंग फिगर में भी लॉस अपीयरिंग ऑन, नो एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अब जी अगली बात यह है कि पेरेंट ने जब सब्सिडरी खरीदी तो डिस्कशन चल रही थी कि पैसे थोड़े अरसे बाद हम आपको देंगे, जैसे ये पैसे हैं, पैसे थोड़े अरसे बाद हम आपको देंगे। अब ये जो पैसे थोड़े अरसे बाद हमने आपको देने हैं, इसमें एक बात आई बीच में कि ये डिपेंड करेगा, सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म करेगी तो पैसे दूंगा, अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी तो पैसे नहीं दूंगा। जैसे अब ये बिल्कुल एक नई बात है, ये हमारी आज की 5वीं बात है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बिल्डिंग वाली थी, ये 5वीं बात है। उसमें क्या होगा, मिसाल के तौर पे आपने कोई गाय खरीदी, गाफ अलिफ, आपने कोई गाय खरीदी, तो जब आपने गाय खरीदी तो गाय खरीदते हुए आपने कहा कि यार ऐसा करो 50 रुपए अभी ले लो, 10 रुपए अगले साल ले लेना। उस बंदे ने जाते हुए कहा यार कुछ और, इस 60 रुपए से मेरा गुजारा नहीं चलेगा, कुछ और। आपने कहा अच्छा, आपने कहा अगर तेरी गाय दिन में 25 किलो से ऊपर गोश्त दे अगर तेरी गाय दिन में 25 किलो से ऊपर दूध देती रही रोजाना पूरा साल, तो फिर तुझे 13 रुपए और दे दूंगा, 13 मिलियन। अच्छा, फिर तुझे 13 रुपए और दे दूंगा, ठीक है। अब बता दें, ये अब पता कब चलेगा कि गाय ने क्या किया? रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा ना गाय ने क्या किया, अभी तो आके क्लासें ले रहा है। तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा गाय ने क्या किया। तो जब रिजल्ट आएगा, हो सकता है गाय दूध दे दे उतना, हो सकता है गाय, तो फिर अगर गाय दूध ना दे तो हम उसे पैसे भी नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्लैब्स बन जाए, अगर 20 किलो दूध दे तो इतने पैसे तुझे दे देंगे, अगर 25 किलो दूध दे तो इतने दे देंगे, और अगर 30 किलो दूध दे दिया तो हम तेरे बन जाएंगे हमेशा के लिए, हम तेरे नौकर होंगे, जैसे मर्जी हमें इस्तेमाल करें। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्लैब्स बन सकते हैं। ओके, अब ये जो एडजस्टमेंट होगी ना, इसमें आपने देखना होगा कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन
जो हमारा अंदाजा होगा वो कुछ और होगा, और साल के एंड पर गाय का मूड पे डिपेंड करता है कि डिसीजन क्या बनेगा, वो पैसे देने हैं, ज्यादा पैसे देने हैं, कम पैसे देने हैं, वो कहीं मिड वे कोई आएगा। तो ये एक बड़ी आसान सी एडजस्टमेंट है, कॉन्टेंजेंट कंसिडरेशन। कौन सी? कॉन्टेंजेंट कंसिडरेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बनेगा, क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। On Yakam April 14, P acquired 75% of S equity shares by means of a share exchange. By means of a share exchange. ये वाली एंट्री भी सवाल में होनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह भला करे आई कैप का, या आई कैप का एमसीक्यू है। अच्छा, ये वाली एंट्री भी सवाल में होनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह भला करे आई कैप का इस एंट्री किसने अमाउंट्स नहीं दी, तो ये वाली एंट्री वो कहना चाह रहा है। इसे कहते हैं शेयर एक्सचेंज, क्योंकि आपके पास इसके शेयर आ रहे होते हैं और अपने शेयर जा रहे होते हैं। तो ये एंट्री भी होनी है, लेकिन ये एंट्री अनलकीली इस वजह से नहीं हो पाएगी क्योंकि अच्छा डाटा अवेलेबल नहीं है। एंड से अगले वाले की एंट्री सिर्फ हो सकेगी। ऑन यकम अप्रैल 2014, P acquired 75% shares of S by means of share exchange. एंड एक और चीज का वादा भी हुआ, थोड़े से हमारे शेयर ले लो, बाकी थोड़े से पैसे सब्सिडरी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। एंड एन एडिशनल अमाउंट पेएबल ऑन यकम अप्रैल 15। हमारा ईयर एंड 31 मार्च 15 है, हमने बाय किया साल के पहले दिन, एडिशनल अमाउंट पेएबल है अगले साल के पहले दिन। बैलेंस शीट डेट, एक्विजिशन डेट, पेमेंट डेट। हमने उसे कहा कि हम तुम्हें यकम अप्रैल 15 को दे देंगे पैसे जो डिपेंड करते हैं, कंटिंजेंट होते हैं डिपेंडेंट, तो डेट वॉज कंटिंजेंट, मेरा आना बारिश पे कंटिंजेंट है, बारिश हो गई तो मैं आ जाऊंगा क्योंकि बड़ा मजा आएगा। अच्छा, तो एंड एन एडिशनल अमाउंट पेएबल ऑन यकम अप्रैल 15। हम किस दिन खड़े होकर पहले इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री करेंगे? यकम अप्रैल 14 को। एक्विजिशन डेट पे इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट किया जाता है, इसके बाद कभी नहीं किया जाता। एक्विजिशन डेट पे इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट किया जाता है। डेट वाज डिपेंडेंट अपॉन द पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस ऑफ एस। पोस्ट एक्विजिशन का मतलब है यानी कि यकम अप्रैल के बाद अगर गाय ने अच्छा दूध दिया या सब्सिडरी ने अच्छे प्रॉफिट्स दिए तो उस पर डिपेंड करता है। एट एक्विजिशन डेट ऑन यकम अप्रैल 14 हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हमने अंदाजा लगाया कि फेयर वैल्यू है इसकी कंटिंजेंट कंसिडरेशन की 5.2। जब फेयर वैल्यू का लफ्ज दे देना तो इसको डिस्काउंट नहीं करना आपने, ये ऑलरेडी उसने फेयर वैल्यूज को डिस्काउंट करके दे दी है उसने। हमारा अंदाजा है कि 5.2 देने पड़ेंगे, बट 31 मार्च 15 को सब्सिडरी ने जिस तरह परफॉर्म किया, होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, सेल कितनी हो रही है, मैनेजर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट में ग्रोथ कितनी है, मुख्तलिफ चीजें आपने देख के सोचा कि भाईजान इट इज क्लियर दैट amount will be paid at a less amount, that will be only 4.1। अब डिस्काउंटिंग का रेट भी नहीं दिया हुआ, डिस्काउंटिंग की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सवाल में क्या दी हुई है? फेयर वैल्यूज दी हुई है। अब इसको चेंज इन एस्टीमेट टाइप को चीज कहते हैं कि आपका अंदाजा बदल गया। आप बताएं, आप एक एंट्री होगी यकम अप्रैल 15 को 14 को, और दूसरी एंट्री होगी 31 मार्च 15 को, और तीसरी एंट्री होगी यकम अप्रैल 15 को एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अच्छा जी, यहां खड़े होकर मुझे बताएं हमने क्या अंदाजा लगाया है कि कितने पैसे देने होंगे। अब फेयर वैल्यू का जब लफ्ज लिखा हुआ है तो डिस्काउंट रेट को इग्नोर कर दें। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल, बस पेएबल रिकॉर्ड करना है। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल टू सऊदी किंग क्रेडिट कितना? 5.2। लाइबिलिटी किस पे बुक कर ली है? 5.2 पे। 5.2 वाली लाइबिलिटी 4.1 से कम करनी है या 4.1 पे लानी है? ये 4.1 कैरेट डाउन है लाइबिलिटी का। एट एक्विजिशन डेट पी ने असेस किया था कि फेयर वैल्यू है 5.2, तो ये तो यकम अप्रैल 14 वाली फिगर है। बट बाय ईयर एंड, लेकिन ईयर एंड पे क्लियर हो गया बट बाय ईयर एंड कि ये पेमेंट सिर्फ कितने की होगी। तो कितनी खुशी हो रही है, लाइबिलिटीज याद रखिएगा, कम होना है खुशी होती है। कितनी खुशी हो रही है? ये किसको खुशी हो रही है? पीटीसीएल को। किस वजह से? कि इसने सऊदी किंग को पैसे कम देने हैं। उस खुशी को बुक करें 5.2 वर्सेस 4.1 फॉरेन करेंसी की तरह। लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी का कम होना डेबिट, तो पेएबल, इसके ऊपर डेट क्या डालेंगे? 31 मार्च 15, पेएबल डेबिट, और ठीक है वो तो सही है आपका। P&L के मुंह पे अदर इनकम इसको शो किया करेंगे, P&L के मुंह पे इसको अदर इनकम पे शो किया करेंगे, लेकिन फिलहाल अदर इनकम की जगह CRE। डिफरेंस दोनों का 1.1। हिम्मत आखिरी एंट्री,
अगले साल की एंट्री उसने मांगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। आखिरी एंट्री अगले साल, अगले साल, अगले साल। पेबल खड़ा किस पे है? 4.1 पे। पेबल 4.1 पे खड़ा है। 4.1 डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये जो 3 डेट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। 3 जनरल एंट्रीज नोट कर लें। हमारे साल 2 होंगी। अगर हमारे साल का सवाल आ गया तो 2 एंट्रीज होंगी बस, पहली वाली 2। क्या करें अब, चेंज इन एस्टिमेट को अकाउंटेंट फिर इन द इनकम एक्सपेंस में ही डालते हैं। इन्वेस्टमेंट को बदल नहीं सकते बाद में। बहुत सी अकाउंटिंग अंदाजों की बेस पे होती है। जी, अगर 5.2 की जगह 5.3 देना पड़ता तो एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट नहीं। बैठे बैठे तेरा जेन कहां चला जाता है? अच्छी बात है, जेन ही है तो बैठे बैठे मरी पहुंचे होते हैं लोग। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि इसकी एंट्रीज क्या होंगी? पहली एंट्री क्या होगी? मैं वो पेज नंबर 27 पे आ गया ना। पहले इन्वेस्टमेंट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। और अगर इन केस ऑफ गेन ड्यू टू डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी कम हो गई, हमारे सवाल में लाइबिलिटी कम हो रही है तो गेन आ रहा है, अभी भी एंट्री की है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी डेबिट एंड सीआरई लाइबिलिटी डेबिट सीआरई क्रेडिट। एंड इन केस ऑफ लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी तो खर्चा डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। फिलहाल हमने जो एंट्रीज की हैं वो की हैं 5.2 से और ये वाली 1.1 से। ये वाली एंट्रीज हमने नहीं की क्योंकि हमें लॉस नहीं आया, हमें गेन आया। ये एंट्री अगर आप लिख लेंगे तो जरा याद रहेगा, क्वेश्चन 19 में ये हुआ था जी। वो देख लो। अच्छा, अब भाई का सवाल मैंने लेता हूं। इन्वेस्टमेंट डेबिट 5.2 बताएं कहां आएंगे? वर्किंग 1 में आके 5.2 इन्वेस्टमेंट डेबिट यहां हो जाएंगे और लाइबिलिटी 5.2 से ग्रो हुई, सॉरी क्रिएट हुई और 1.1 से रिवर्स हुई। 4.1 से लाइबिलिटी करंट में शो कर देना क्योंकि अगले साल पहले दिन ही पे कर देनी है। करंट लाइबिलिटी में लाइबिलिटी आ जाएगी और सीआरई में अदर इनकम आ जाएगी 1.1। ये जो सऊदी किंग के साथ ट्रांजेक्शंस है ना, ये रिकॉर्ड करनी होती हैं, ये रिवर्स नहीं करनी होती। ये जितनी ट्रांजेक्शंस है ना ये रिकॉर्ड करनी होती हैं। अगर अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया है, ये रिवर्सल कोई नहीं आज हम पढ़े। सऊदी किंग को तो पेमेंट्स हो रही हैं, ये तो रिकॉर्डिंग है सारी कंसोलिडेशन की, दीज आर नॉट रिवर्सल्स। एंड नेक्स्ट, जिस वक्त सब्सिडरी हमें अपने शेयर देती है तो पेरेंट कहता है मोहतरम एक काम करते हैं, आप ऐसा करो कि जो पैसे हैं ना, पैसे वो मुझे दो ना, मुझे डिबेंचर दे दो। मुझे क्या दे दो? बस आज का आखिरी कॉन्सेप्ट, 5 मिनट लगेंगे और ठीक है। इसके बाद आपको मैं एक टेस्ट दूंगा IAS 38 का, वो आप 5-7 मिनट में खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आप यार वो सवाल उनको कह दो लाके बांटें टेस्ट वाले, अभी बैठ के आपने देना है। अच्छा, अब आप मुझे, और IAS 38 की मैं समरी आपके सामने खोल दूंगा ताकि कोई मसला है तो आप वहां से रेफर करते रहें। अच्छा, क्योंकि IAS 38 को काफी अर्सा हो गया लिफ्ट नहीं कराई हमने, भूलता जा रहा होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर सऊदी किंग ये कह दे कि भाईजान आप ऐसा करो, सारी बातें छोड़ो, मुझे डिवेंचर दे दो। अब ऐसी सूरत में मेरे पास शेयर आ रहे होंगे और मैं उसे दे रहा हूं डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे बुक होते हैं, उनके अंदर कोई प्रीमियम या और कोई चीज नहीं होती। तो डिवेंचर इश्यू करने की एंट्री बता दें। इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट डेबिट डिवेंचर क्रेडिट? इन्वेस्टमेंट डेबिट डिवेंचर क्रेडिट। तो ये आखिरी एंट्री आप मुझे कर दें। एक कॉन्सेप्ट हमारा रह जाएगा, इसको अगली क्लास में कर लेंगे। शेयर्स टू बी इशूड, डेट इंस्ट्रूमेंट्स या लोन नोट्स इशूड एज परचेज कंसिडरेशन, यानी डिवेंचर इशूड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? उधर जाके देखें। 20 नहीं, 18। क्वेश्चन नंबर 18।
इंग्लिश ना ये मुश्किल है, लेकिन मैं इस इंग्लिश को ना आसान करूंगा ताकि आप पहले मुझे एंट्री कर दें, फिर मुश्किल वाली इंग्लिश में बाद में समझा दूंगा। क्वेश्चन 18 है तो 2 लाइन का, लेकिन जरा समझना है गौर से। ऑन यकम जनवरी 18 P acquired 80% of 150 million rupees 10 ordinary shares of S। क्वेश्चन नंबर 18 में और क्वेश्चन नंबर 17 में जमीन आसमान का फर्क है। ये शेयर कैपिटल इन रुपीस था, ये शेयर कैपिटल इन क्वांटिटी है। 80% ऑफ 150 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अब अगर आप मुझे कहेंगे ना इसकी तरह बैलेंस शीट बना के मुझे दिखा दें, तो वो PS शेयर कैपिटल, तो भैया ये 1500 मिलियन होगा और ये 150 मिलियन शेयर्स हैं। तो ये ना एक फर्क है, ये 150 मिलियन शेयर्स हैं और ये रुपीज 200 मिलियन शेयर कैपिटल है। 150 मिलियन शेयर्स ऑफ, अगर कोई बनाना चाहता है इसको, क्योंकि इसके साथ क्वांटिटी लिखी हुई है ना। ऑन यकम जनवरी 18 P acquired 80% ऑफ 150 मिलियन शेयर्स ऑफ S। रुक जाएं, निकलवाएं मुझे। सब्सिडरी के कितने शेयर्स हैं? 1, उसमें से हम कितने ले रहे हैं? 80%, 120। On Yekam January 18, P Limited acquired 120 million shares of S for an immediate cash payment of 20 million. For an immediate cash payment of 20 million. And issued at face value to 10% rupees 100 loan notes for every 50 shares acquired. थोड़ा सा मैं आसान करता हूं। एट फेस वैल्यू जरा मैं काट रहा हूं, डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट काट रहा हूं, डिवेंचर की फेस वैल्यू काट रहा हूं। पढ़े जरा फिक्र। इशू 2 शेयर्स फॉर एवरी 50 शेयर्स, नहीं, इशू 2 शेयर्स नहीं, इशू 2 डिवेंचर्स। इशू, ये भी आएगा आपका एमसीक्यू एक, इशू 2 डिवेंचर्स फॉर एवरी 50 शेयर्स एक्वायर्ड। अब आसान हो गया। अब उसी तरह इंग्लिश लिखें, उसी तरह इंग्लिश लिखें। एक लाइन तो मिटा देना। हम पैसे दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं? डिवेंचर्स। पी बॉट या एक्वायर्ड 120 मिलियन शेयर्स ऑफ एस। आगे क्या हम लिखते थे? पी विल इशू इट्स ओन डिबेंचर्स टू सऊदी किंग। पी विल इशू इट्स ओन डिबेंचर्स टू सऊदी किंग। जी, किसको पकड़े? डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय पी। जी भाईजान, 50 शेयर्स आ रहे हैं और बदले में 2 डिवेंचर जा रहे हैं, तो 120 डिवाइडेड बाय 4.8 मिलियन डिवेंचर्स विल बी इशूड बाय पेरेंट टू सऊदी किंग। ऊपर से नोट करना शुरू कर दो। इसकी एंट्री तो कर दे मुझे खुद ही। 100 रुपए फेस वैल्यू है, 100 रुपए फेस वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, डिवेंचर क्रेडिट। क्वांटिटी 4.8 मिलियन इंटू रुपीज। इधर अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर इट अब्दुल्ला, उधर कौन बैठे कॉपीज बांटने के लिए? उधर कौन बैठे कॉपीज बांटने के लिए? आप चले जाए, चलें जी, एक दफा दोबारा पढ़ लें। P acquired 120 million shares of S for immediate cash payment of 20 investment debit cash credit and issued 2 debentures for every 50 shares acquired। तफसील देख लेते हैं। Issued at face value, जी बिल्कुल, ब्रैकेट में ले लेना इसको, अलग अलग बातें हैं। Issued at face value 10% इंटरेस्ट रेट है,
इंटरेस्ट रेट अब लगाइएगा ना। ये एंट्री असल में ना अकाउंटेंट सवाल बता देगा भूला या नहीं भूला। असल में इंटरेस्ट जब पेरेंट्स वो सौदे किंग मांग लेता है ना तो सब्सिडी रिकॉर्ड भी कर देती है, इसलिए मैं इसकी इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करवा रहा। बाकी इंटरेस्ट की एंट्री उसकी उसी तरह होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, अगर पे कर दिया नहीं पे किया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। लेकिन इसकी इंटरेस्ट की एंट्री आमतौर पर आप करवाता नहीं है। द रीजन इसके जब डिवेंचर इशू कर देते हैं तो अगला बंदा इंटरेस्ट आपके दिमाग पे बंदूक रख के मांग के लेके चला जाता है, तो आप फिर कैश क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए आपको ये एंट्री भूलती नहीं है अक्सर, तो इसलिए इंटरेस्ट की एंट्री में नहीं करा। ये इंटरेस्ट रेट हो गया, ये इसकी क्या है फेस वैल्यू। एंड इशूड एट पार 2 डिबेंचर्स फॉर एवरी 2 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 फेस वैल्यू। असल में पार वैल्यू ये है ₹100, ₹10 भी हो सकती है, ₹500 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन लिख लें ये एंट्री हमेशा फेस वैल्यू से होगी। डिबेंचर्स विल ऑलवेज बी इशूड एट फेस वैल्यू, यहां लिख लें डिबेंचर्स विल ऑलवेज बी इशूड एट फेस वैल्यू। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड बाय या एट्रीब्यूटेबल टू, यानी पी को बर्दाश्त करनी चाहिए, एट्रीब्यूटेबल टू बर्दाश्त करनी चाहिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड बाय पेरेंट टू एक्वायर द इन्वेस्टमेंट इन एस? 500। हाँ ये आई के आपके पास एमसीक्यू है, लेकिन ऑब्वियसली अभी आगे वाले सवालों में ये एडजस्टमेंट आया करेंगे अब आज के बाद। वो सवाल पढ़ के ना बताएगा कि इंटरेस्ट का क्या सीन है, सवाल में हम देखेंगे। अच्छा एक चीज रहेगी भाई, अब घर में ना पागलों की तरह लगे ना रहेगा, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से डिबेंचर ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, थोड़े से शेयर ले लेना, हमने नहीं किया अभी, अगर अच्छा परफॉर्म किया दूध दिया तो पैसे ले लेना, ना दिया तो ना पैसे लेना, और थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, थोड़ी सी लैंड ले लो, थोड़े से इंटेंजेबल ले लो, थोड़ा सा प्लांट ले लो, थोड़ा सा फर्नीचर ले लो, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड ले लो, तो जो भी आपके एसेट्स हैं वो आप दे सकते हैं। नहीं होमवर्क कोई नहीं, इन्हीं को आप रिवाइज कर लें, बड़ी बात है होमवर्क। अच्छा अब आप वो निकाल लें IS 38 मैंने कहा है ना, IS 38 कंट्रोल F ज़ीब्रा। भैया सवाल बांटो जल्दी करो। ज़ीब्रा ज़ीब्रा ये भाईजान किताब में भी आपकी है। छोड़े परे नोट्स आ रहे हैं, आप तक आ जाएंगे, आप पढ़ें, सवाल पढ़ें। भाई अभी एक और क्लास भी होनी है साथ ही। अच्छा हाँ ये भी पढ़ेंगे साथ ही तो नमाज की ब्रेक लेंगे। ये पढ़ें। कितने बजे कर लेते हैं? 2 बजे कौन सी है? अच्छा चलें ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, चलें कर लेते हैं डिसाइड। किसी को पेजेस ना मिले हों। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 पढ़ लिए, पढ़ लें फिर इसका पूरा पढ़ लें। और जिनके पास किताब है घर में वॉल्यूम 1 देना, तो वो निकाल लें, इसका रहने दो किताब, वो निकाल लें पेज नंबर 242। दानिश सवाल करें जल्दी से।
ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 पढ़ लिया, ठीक है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर मेड बाय ज़ीब्रा लिमिटेड ऑन यकम अप्रैल 2017। ज़ीब्रा एक्वायर्ड a license फॉर ऑपरेटिंग अ टीवी चैनल फॉर 86.3 मिलियन, आउट ऑफ विच रुपीज 50 मिलियन वॉज पेड इमीडिएटली। तो बाकी कितना बच गया? 36.3। द बैलेंस अमाउंट इज पेबल आफ्टर 2 years। तो वही सऊदी किंग वाली चीज, वही यार सऊदी किंग वाली चीज कर देना। एक एंट्री भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 50 से। दो एंट्रीज में कर रहा हूं आपकी आसानी के लिए। इंटेंजिबल डेबिट, पेबल क्रेडिट, वही सऊदी किंग वाली चीज, वही डिसमेंटलिंग वाली चीज। 10% पर एनम कितने? अच्छा, इसको कहते हैं एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। एक होती है नॉर्मल क्रेडिट टर्म, महीने 2 बाद पैसे दे दो, फिर हमें डिस्काउंट रेट की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो 2-2 साल बाद पैसे जा रहे हैं यार, ये क्या लूट मची हुई है। तो इसका मतलब है कि लायबिलिटी 2 साल बाद हमने पे करनी है। 86.3 या 86.3 माइनस 50, माइनस 50 कितना हुआ? 36.3 की लायबिलिटी बुक कर लें या इसे डिस्काउंट करके बुक करें? डिस्काउंट करके इनटू रेज़ टू पावर माइनस 30 आ गया एग्जैक्ट। तो इंटेंजिबल डेबिट कितने पे हो गया? 80 पे। अच्छा आगे चलें। द बैलेंस अमाउंट इज पेबल ऑन यकम अप्रैल 2019। एक बार याद रखिएगा, 31 दिसंबर 17 पे ना एक एंट्री करनी है इस पेबल को बढ़ाने की, वो मुझे याद कर दीजिएगा, वो ना भूल जाए। 31/12/17 को एक एंट्री करनी है इस पेबल को बढ़ाने की। ये तो यकम अप्रैल 17 है, ये भी यकम अप्रैल 17 है। A mega social media and print media campaign was launched to promote the channel at a cost of 10 million। तो ये तो समरीज मैंने निकाली हुई है, एडवर्टाइजमेंट है ना, ये तो एक्सपेंस में जाएगी। कितना? 10 मिलियन एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 10 से। द ट्रांसमिशन ऑफ द चैनल स्टार्टेड ऑन यकम अगस्त 17। अच्छा ये ना कोई उस टाइप का कॉन्सेप्ट है अवेलेबल फॉर यूज और यूज वाला, तो इसलिए यकम अगस्त को इग्नोर करना है। कब से अमोर्टाइज करना है? जब से अवेलेबल फॉर यूज है। अवेलेबल फॉर यूज कब से है? और यूज यकम अगस्त को। लेकिन हम कब से अमोर्टाइज चार्ज करना करेंगे? अवेलेबल फॉर यूज, इसलिए इस लाइन को इग्नोर करेंगे। लाइसेंस इज वैलिड फॉर 5 years। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, लेकिन रिन्यू हो सकता है एवरी 5 years। अच्छा एवरी, फिर 5 साल के लिए, 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 फिर 5 साल के लिए। कॉस्ट ऑफ 35 मिलियन। तो बार बार रिन्यू कराना दूर की बात, सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, तो हम पहली दफा भी रिन्यू कराने का फिलहाल तो नहीं सोचेंगे। आप बता दें रिन्यूअल मिनिमल कॉस्ट पे है या रिन्यूअल अच्छी खासी कॉस्ट पे है, तो इसलिए रिन्यूअल का भी ना सोचें आपने। तो अब जो लाइफ लेंगे वो फिर रिन्यूअल्स डाल के लेंगे या रिन्यूअल डाले बगैर लेंगे? रिन्यूअल्स डाले बगैर लेंगे। सिंस द रिन्यूअल कॉस्ट इज क्योंकि रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू रिन्यू द लाइसेंस ओनली वंस। हमने सोचा है सिर्फ एक दफा रिन्यू करवाएंगे और बाद में रिन्यू नहीं करवाएंगे, बल्कि इसको इंशाल्लाह 8 साल बाद बेच देंगे। यानी कि 5 साल के लिए खरीदा है, 5 साल के लिए रिन्यू करवा लेंगे, रिन्यू तो उससे कम होता नहीं होगा, लेकिन 3 साल बाद बेच देंगे अगले रिन्यूअल के। मोहतरम IS 38 इस आइडियोलॉजी पे बेस करता है कि रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है या नहीं। IS 38 ये नहीं कहता मैनेजमेंट से पूछो। कुछ स्टैंडर्ड इस बेस पे हैं जो कहते हैं मैनेजमेंट से पूछो आपकी क्या इंटेंशन है, फिर उसके मुताबिक अकाउंटिंग होती है। IS 38 में कम से कम रिन्यूअल पीरियड को कंसिडर करना है या नहीं करना, ये मैनेजमेंट से नहीं पूछा जाता, ये देखना पड़ता है। लीगल लाइफ वगैरह में रिन्यूअल तब डालते हैं जब मैनेजमेंट चाहे नहीं, ये रूल नहीं है। पैरा 94 कहते हैं जब रिन्यूअल सस्ती हो। आपका डिसीजन भाड़ में गया तो ना बोलें, आपका डिसीजन फारिग है। आपका डिसीजन हम नहीं देखेंगे भाईजान, आपकी इंटेंशन है, आपकी मर्जी है। कम से कम स्टैंडर्ड इस चीज की, मैं मानता हूं कुछ स्टैंडर्ड इसकी इजाजत देते हैं कि मैनेजमेंट से पूछो आप क्या चाहते हो, लेकिन कम से कम IS 38 इसकी इजाजत नहीं देता। तो ये थोड़ा सा टफ पॉइंट था इस सवाल में, इसलिए हम रिन्यूअल इग्नोर करेंगे। जब रिन्यूअल इग्नोर करेंगे तो फिर 8वां साल तो दूर की बात है, हम तो फिलहाल कितने साल पे रखेंगे? 5 साल पे रखेंगे। ओके। अच्छा आपको पता है हम ऐसे करते थे, लीगल लाइफ, यूजफुल लाइफ और लोअर।
लीगल लाइफ में रिन्यूअल डालने या नहीं डालना हर 5 साल बाद रिन्यू हो सकता है, हर 5 साल बाद रिन्यू हो सकता है, लेकिन रिन्यूअल इसलिए मैंने इग्नोर करनी है। यूजफुल लाइफ आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की इंटेंशन 8 साल है, खींचतान के आप कहना चाहिए कह सकते हैं, सब टू यू। अगर आप मुझे कहें ना यूजफुल लाइफ 8 साल है तो मैं भी शायद मान जाऊं आपकी बात, मैनेजमेंट चाह रही है इसको मैं 8 साल इस्तेमाल करूं क्योंकि अगली दफा रिन्यू कराने का सोचा इन्होंने, लेकिन इन एनी केस ऑब्वियसली हमारा शॉर्टर क्या आ जाना है 5 साल, तो फिर हमने अमोटाइज कितने पे करना है, नोट करें, तो हमने अमोटाइज शॉर्टर पे करना है, शॉर्टर इज, अब मैनेजमेंट की इंटेंशन है भी तो इसको 8 साल इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे कर लो, स्टैंडर्ड ही आपको कहता है कि शॉर्टर पे अमोटाइज करना है। ओके तो ये एक सिर्फ छोटा सा एक टफ कॉन्सेप्ट था जो कि स्टैंडर्ड से हट के उसने बात की थी कि मैनेजमेंट ये चाहती है। नहीं देखो स्टैंडर्ड में देखेंगे स्टैंडर्ड ने क्या रखा हुआ है, IFRS 9 है कि हमने स्टैंडर्ड पढ़ना है, उसमें बात ही ये चलेगी मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है, बार बार मैं लफ्ज बोलूंगा मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है। IAS 38 में बिल्कुल इसी तरह इस पॉइंट के अंदर मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं देखी जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट इसकी कोई नहीं है, यानी कि कोई मार्केट नहीं है जहां ये इंटेंजिबल बिक सके, यानी मैं अगर अपना टीवी चैनल बेचने चाहूं तो कोई कहेगा मैं अपना टीवी चैनल नया खरीद लेता हूं, तुम्हारा मैं नहीं खरीदना चाहता, तो इसकी कोई एक्टिव मार्केट नहीं है। तो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया है कि रेजिडुअल वैल्यू है इसकी 15 मिलियन अगर 5वें साल के एंड पे बिक जाए, और अगर 20 मिलियन है अगर 8 साल के एंड पे बिक जाए। तो सवाल में पैरा 100 है स्टैंडर्ड का, वो कहता है ये पैरास पूरा आपने याद नहीं करने था, IAS 38 के पैरास मैंने कहा था रिसर्च और डेवलपमेंट वाले बस याद रखें, बाकी ये 2 पेजेस को आपने नजर मारनी थी। रेजिडुअल वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड एज 0 अनलेस देयर इज अ कमिटमेंट बाय थर्ड और देयर इज एक्टिव मार्केट। अच्छा जी, अब मुझे बता दें एक्टिव मार्केट है, थर्ड पार्टी कमिटमेंट बता दें। नो मैनेजमेंट इज एस्टिमेटेड एट रेजिडुअल वैल्यू, देयर इज नो थर्ड पार्टी कमिटमेंट। तो बाय डिफॉल्ट ना इंटेंजिबल बाजार में बिकने बहुत मुश्किल होते हैं, ये ऐसी चीजें जो बाजार में बिकती नहीं, आप अपनी अकल बाजार में, अच्छा तो ये चीजें बिकती नहीं बाजार में, ठीक है, जितने मर्जी हाई फाई, तो ये चीजें बाजार में इंटेंजिबल्स बाजार में बिकते नहीं है। तो जब बिकते नहीं बाजार में तो क्या मैं मैनेजमेंट के एस्टीमेट को कह सकता हूं कि चलो जी एक्टिव मार्केट तो नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का एस्टीमेट शायद इस बुनियाद पे कि किसी थर्ड पार्टी ने वादा कर लिया, थर्ड पार्टी का वादा भी कहीं नहीं लिखा हुआ, जब थर्ड पार्टी का वादा भी नहीं है मैनेजमेंट का एस्टीमेट भी नहीं है, तो ये रेजिडुअल वैल्यूज विल बी कंसीडर्ड एज 0। अब आप बता दें अमोर्टाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated amortization credit cost, life shorter of 8 and 5 into 9/12 12। अच्छा ये जो इंटेंजिबल जिस बंदे से खरीदा हुआ है उसको हमने 36 पे करने हैं 30 पे करने हैं, तो ये तो 36 पे कब 30 पे पेबल खड़ा किया हुआ है, ये बता दें इसका क्या करें। आपको मैंने बताया था एस से डेप्रिशिएट हुआ करेगा और पेबल बड़ा करेगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेबल टू द सप्लायर ऑफ इंटेंजिबल आफ्टर 2 years था हमने रिकॉर्ड किया हुआ, उस पेबल को हमें ग्रो कराना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट अब हमने 3 जगह पढ़ ली है, 4 जगह, एक डिसमेंटलिंग में पड़ी थी, वो स्टैंडर्ड अभी हमने शुरू करना है, एसेट को डी इंस्टॉल कराने में, मजदूरों को पैसे देने थे 12 साल बाद, एक दफा ये एडजस्टमेंट हमने लीज में पढ़ी है, लेसी ने मजदूरों को पैसे देने हैं, तीसरी दफा ये एडजस्टमेंट हमने अभी कंसोलिडेशन में पढ़ी है जिसमें हमने ये पढ़ा है कि ये पैसे जो है वो आपने सऊदी किंग को 3-4 साल बाद देने हैं, और चौथी दफा ये एडजस्टमेंट हमने IAS 16 या IAS 38 दोनों के लिए समझ लें, किसी भी एसेट के पैसे आपने डिले करके देने हो तो ये डिलेड पेमेंट को प्रेजेंट वैल्यूज पर रिकॉर्ड किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता लायबिलिटी को बढ़ाया जाता है। लेकिन एक एहतियात इधर कीजिएगा, गलती नहीं करनी आपने, ये 31 दिसंबर है और ये 1 अप्रैल है, तो इंटरेस्ट कोई गलती से बुक ना कर दीजिएगा कि 30 into 10%, बल्कि एक फैक्टर लगाइएगा 9/12, क्योंकि 9 मंथ्स गुजरे ना अभी, 2.25 जी। भाई बड़ा एक जेन्युइन सवाल है कि ये पेबल की कब प्रेजेंट वैल्यू निकाला करेंगे। एक होती है नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स क्या है, महीने बाद पैसे दे दो, 2 महीने बाद पैसे दे दो, 3 महीने बाद पैसे दे दो, तो पेबल को डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। एक होती है नॉर्मल क्रेडिट टर्म से हटके, साल बाद पैसे दे दो, 2 साल बाद पैसे दे दो, 3 साल बाद पैसे दे दो, ऐसी सूरत में अगर पेपर में डिस्काउंट रेट गिवन होगा तो हम प्रेजेंट वैल्यूज निकाला करेंगे।
अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट जो प्लान है वो सुन लें आप। नेक्स्ट प्लान हमारा कुछ ये है, भाई प्लान सुन के जाना, माय डियर, माय बबलू, माय अच्छे बच्चे। ओके, लेट हिम गो देन। अच्छा, हमारा प्लान ना हल्का फुल्का है, पेज 651 पे। अभी पेज ना खोलें, हम इस डेटे से कंसोलिडेटेड P&L बनाएंगे। पता नहीं 50 मिनट ना लग जाएं। अच्छा, हम इस डेटे से कंसोलिडेटेड P&L बनाएंगे। उसके बाद सब्सिडरी पेरेंट को चीजें बेचेगी और इस डेटे से भी कंसोलिडेटेड P&L बनाएंगे। और फिर उसके बाद पेरेंट सब्सिडरी को और सब्सिडरी पेरेंट को चीजें बेचेगी और हम इस डेटे से क्या बनाएंगे, कंसोलिडेटेड P&L। ये करते करते हमारा 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट अगली क्लास में लग जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता है वक्त अमानत होता है, आधा पौना घंटा जो बचेगा वो एथिक्स के पास्ट पेपर्स हम पढ़ लेंगे। तो इस तरह हम जरा कंफर्टेबल फील करेंगे कि अगस्त में शायद 4-5 अगस्त तक मेरी कोशिश है, क्योंकि 5 को उधर से सितंबर है, तो कोशिश है, क्योंकि ईद की छुट्टियां भी बीच में आनी है, कोशिश ही की जा सकती है। बाकी तो अल्लाह को पता है कि क्या होगा, कोई स्पीड मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अबू बकर कार्ड देके आए।